नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। इस मास्टर क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर छोड़ें। इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए, आज हम मुगल इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलते हैं जिस पर अक्सर उतनी बात नहीं होती। हम गहराई से जानेंगे दूसरे मुगल सम्राट नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की जिंदगी के बारे में, उनके शासन के उतार चढ़ाव, वो 15 साल का लंबा वनवास और भारतीय इतिहास पर उनकी क्या छाप रही। इन सब का हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ये कहानी सिर्फ फैक्ट्स की नहीं है, बल्कि उन हालातों को समझने की है जिन्होंने मुगल साम्राज्य का भविष्य तय किया। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये सफ़र इन 6 खास पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम हुमायूं की शुरुआत से बात करेंगे, जब उसे विरासत में एक बड़ा बोझ मिला। फिर देखेंगे उसके शुरुआती मिलिट्री ऑपरेशंस और वो एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर हम उस दौर में चलेंगे जब उसने अपना साम्राज्य खो दिया। उसके बाद निर्वासन के वो मुश्किल साल और फिर कैसे उसने सत्ता वापस हासिल की। और आखिर में हम उसकी विरासत को देखेंगे, जो पत्थरों और किताबों दोनों में आज भी जिंदा है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमें हुमायूं की कहानी को परत दर परत समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि हुमायूं असल में था कौन। और उसकी पहचान की शुरुआत होती है सीधे उसके नाम से। एक ऐसा नाम जो उसकी पूरी जिंदगी की कहानी के साथ एक बहुत ही अजीब, एक विडंबना भरा रिश्ता रखता है। फारसी में हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली या लकी। और सच कहूं तो ये शायद इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है, क्योंकि हुमायूं की जिंदगी भाग्य से ज्यादा दुर्भाग्य की कहानियों से भरी पड़ी है। चाहे वो उसके अपने भाइयों की दुश्मनी हो या फिर एक ताकतवर दुश्मन का सामना, उसका शासनकाल लगातार चुनौतियों से घिरा रहा। और इसी वजह से वो मुगल वंश के सबसे अस्थिर शासकों में से एक बन गया। मशहूर इतिहासकार स्टैनली लेनपूल ने एक बात कही थी, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इस दुनिया से चला गया। ये लाइन उसके जीवन का निचोड़ है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का एक सटीक आईना है। एक ऐसा संघर्ष जो उसके पैदा होने से लेकर उसकी अचानक हुई मौत तक उसके साथ चलता रहा। तो ये है हुमायूं के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स। वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और 30 दिसंबर 1530 को आगरा में उसकी ताजपोशी हुई। लेकिन उसे विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला जो अभी नया नया था, जिसकी जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई थीं। देखिए, बाबर ने नींव तो रख दी थी, पर उसे एक मजबूत इमारत बनाने का काम हुमायूं के कंधों पर था। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उसका शासन 2 हिस्सों में बटा हुआ था, 1530 से 40 और फिर 1555 से 56 तक। ये बंटवारा ही उसकी जिंदगी के ड्रामा को दिखाता है। चलिए अब हुमायूं के शासन के शुरुआती दौर में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि गद्दी पर बैठने के ठीक बाद उसने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जो उसके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल भूल साबित हुई। और इस एक फैसले ने उसके पूरे शासन की दिशा ही बदल दी। हुआ ये कि अपने पिता बाबर की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए हुमायूं ने एक ऐसा कदम उठाया जो तैमूरी परंपरा के हिसाब से तो सही था, लेकिन राजनीति के लिहाज से एक खुदकुशी जैसा था। उसने क्या किया? उसने पूरे साम्राज्य को अपने तीनों भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल के बीच बांट दिया। ये दरिया दिली जो उसने परिवार को एक रखने के लिए दिखाई थी, वही आगे चलकर मुगल सत्ता को कमजोर करने की सबसे बड़ी वजह बनी। ये जो बंटवारा हुआ ना, ये असल में भविष्य के झगड़ों का एक पूरा नक्शा था। कामरान को मिला काबुल और कंधार। अब ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे, ये रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी थे और मुगल सेना की भर्ती के मेन सेंटर भी थे। मतलब हुमायूं ने अपने मिलिट्री पावर का एक बड़ा सोर्स अपने सबसे महत्वाकांक्षी भाई को दे दिया था, और अस्करी और हिंदाल को भी अहम मिलाके मिले। तो हुमायूं का सीधा कंट्रोल बस सेंट्रल एरिया पर ही रह गया। अपने शासन के पहले 10 सालों में हुमायूं ने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। 1531 में कालिंजर का अभियान उसका पहला बड़ा मिलिट्री एक्शन था। 1532 में उसने दोहरिया की लड़ाई में अफगान लीडर महमूद लोदी को हराया, जिससे पूर्वी भारत में उसकी पकड़ बनी। उसी साल उसने चुनार के किले को घेरा, जहां उसका पहली बार सामना हुआ शेर खान से। और फिर 1535-36 में उसने गुजरात और मालवा पर जीत हासिल की, जो उसकी शुरुआती कामयाबी का पीक था। इन जीतों से उसने खुद को एक काबिल मिलिट्री लीडर साबित किया। लेकिन इन शुरुआती जीतों के बीच पूरब में एक नई और बहुत ताकतवर चुनौती सिर उठा रही थी, और ये चुनौती थी शेर खान की।
एक ऐसा अफगान सरदार जिसकी मिलिट्री जीनियस और प्लानिंग हुमायूं के लिए एक बुरे सपने जैसी साबित होने वाली थी। यही वो शख्स है जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से इतिहास में अमर हो गया। हुमायूं और शेर शाह के बीच की टक्कर दो बड़ी लड़ाइयों में जाकर खत्म हुई, एक चौसा की लड़ाई और दूसरी कन्नौज की। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, बल्कि ये वो मोड़ थे जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख बदल दिया। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। चौसा की लड़ाई में हुमायूं की सेना पूरी तरह से तितर-बितर हो गई। शेर खान ने अचानक हमला किया और मुगल सेना संभल ही नहीं पाई। हालात इतने बुरे थे कि हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ा। वहां उसकी जान एक भिश्ती यानी पानी भरने वाले निजाम ने बचाई। सोचिए, एक बादशाह के लिए ये कितनी बड़ी बेइज्जती रही होगी। ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी। इस जीत के बाद शेर खान ने शेर शाह का टाइटल लिया और अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। ठीक 1 साल बाद कन्नौज की लड़ाई ने हुमायूं की किस्मत पर आखिरी कील ठोक दी। इस बार भी शेर शाह की रणनीति हुमायूं पर भारी पड़ी। इस हार के बाद हुमायूं के पास अपना सब कुछ छोड़कर भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। भारत में मुगल शासन का पहला दौर यहीं खत्म हो गया और सूरी साम्राज्य की शुरुआत हुई। इस हार के बाद जो दौर शुरू हुआ वो बहुत लंबा और मुश्किल था। हुमायूं को पूरे 15 साल तक निर्वासन में यानी देश से बाहर भटकना पड़ा। अब हम हुमायूं की जिंदगी के उस चैप्टर में आते हैं जो उसकी हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। निर्वासन के वो 15 साल। एक साम्राज्य का मालिक अब एक बिना राज्य का राजा था। वो रेगिस्तानों में दूसरे देशों के दरबारों में भटक रहा था, बस एक उम्मीद के साथ कि वो सत्ता में वापस लौटेगा। जब उसके अपने भाइयों ने भी मदद नहीं की तो हुमायूं ने पश्चिम का रुख किया। वो पहुंचा पारस यानी पर्शिया के ताकतवर सफविद साम्राज्य में। वहां के शासक शाह तहमास्प ने उसकी मदद करने के लिए हाथों कर दी, लेकिन एक शर्त पर कि हुमायूं को शिया इस्लाम अपनाना होगा। और इसी मिलिट्री मदद ने हुमायूं की वापसी की नींव रखी। निर्वासन का ये वक्त मुश्किलों से भरा तो था, पर इसी दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्होंने मुगल वंश का भविष्य तय कर दिया। उसने हमीदा बानो बेगम से शादी की और 1542 में अमरकोट के रेगिस्तानी किले में उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ। वही अकबर जो एक दिन मुगल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर ले जाने वाला था। इसी मुश्किल दौर में मीर सैयद अली और अब्दुल समद जैसे महान फारसी पेंटर भी उसके साथ जुड़े, जिन्होंने आगे चलकर मुगल पेंटिंग की नींव रखी। 15 साल बीत गए। अब तक सूरी राजवंश अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से कमजोर हो चुका था और यहीं हुमायूं को वो मौका देखा जिसका उसे इंतजार था। जो कुछ उसने खोया था उसे वापस पाने का मौका। पारसी सैनिकों की मदद से हुमायूं ने वापसी की। 1555 का साल डिसाइसिव था। 15 मई को मछीवाड़ा की लड़ाई में उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक 1 महीने बाद 22 जून को सरहिंद की लड़ाई हुई। यहाँ उसके सेनापति बैरम खान ने सिकंदर सूरी को बुरी तरह हराया। इस जीत ने दिल्ली के दरवाजे खोल दिए और 23 जुलाई 1555 को 15 साल के लंबे इंतजार के बाद हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं का दूसरा शासनकाल बहुत ही छोटा रहा, दुखद रूप से छोटा, लेकिन उसकी और उसके परिवार की विरासत वास्तुकला और साहित्य में हमेशा के लिए अमर हो गई। देखिए, किस्मत का खेल। विडंबना ने हुमायूं का साथ आखिर तक नहीं छोड़ा। दिल्ली वापस पाने के सिर्फ 6 महीने बाद 27 जनवरी 1556 को वो अपनी लाइब्रेरी दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मौत हो गई। मतलब जिस इंसान का नाम भाग्यशाली था, उसका अंत किसी जंग में नहीं बल्कि एक मामूली से हादसे में हुआ। ये ठीक वैसा ही था जैसा लेन पूल ने कहा था कि वो जिंदगी से ठोकर खाकर बाहर निकला। हुमायूं की जिंदगी को समझने का एक बहुत ही कीमती सोर्स है हुमायूंनामा, और सबसे खास बात यह है कि इसे किसी दरबारी इतिहासकार ने नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर के कहने पर लिखी गई ये किताब हमें मुगल शाही परिवार की अंदरूनी जिंदगी, उनके रिश्तों और उनकी भावनाओं की एक ऐसी झलक देती है जो कहीं और नहीं मिलती। हुमायूं की सबसे मजबूत और स्थायी विरासत है उसका मकबरा, जिसे उसकी पत्नी बेगा बेगम ने बनवाया था। नई दिल्ली में मौजूद ये मकबरा आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है। ये भारत में चाहरबाग स्टाइल का पहला गार्डन टॉम था, जिसने आगे चलकर मुगल आर्किटेक्चर, खासतौर पर ताजमहल के लिए एक मिसाल कायम की। इसकी शान और इसका डिज़ाइन इसे मुगल दौर की सबसे अहम इमारतों में से एक बनाते हैं।
तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, हुमायूं कौन था? क्या वो सिर्फ हालातों का मारा एक बदनसीब राजा था, या उसके अपने फैसलों ने ही उसे डुबोया? उसकी कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास को बनाने में किस्मत और इंसान की अपनी हिम्मत दोनों का हाथ होता है। वो एक ऐसा बादशाह था जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी उसने वापस लड़ने का हौसला दिखाया और उसी साम्राज्य को दोबारा खड़ा किया जो एक दिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। उसकी कहानी हमें भाग्य, चरित्र और नियति के उलझे हुए रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।